हूँ श्वेता त्रिपाठी। बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है तो आखिर फिर क्यों बेचैनी हो रही है? हर किसी को पता है कि आबादी का विस्फोट कितना बड़ा विस्फोट है, और अगर अभी लगाम नहीं लगाई गई तो भविष्य में क्या स्थितियां होंगी? ना रहने के लिए खाना बचेगा, ना जमीन बचेगी, तो फिर करेंगे क्या? और अगर अभी वक्त रहते कदम उठाने की बात हो रही है तो फिर इतना हो हल्ला क्यों? क्योंकि आबादी जब बढ़ती है तो वो जाति धर्म चुनाव देखकर नहीं बढ़ती है, तो फिर आखिर इसे जाति धर्म और चुनाव से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? क्या जरूरी है कि अभी भी राजनीति की जाए? क्या कुछ लोग चाहते हैं कि इस पर सिर्फ सियासत हो, कोई समाधान न निकले? और इसीलिए आज 5 के प्रहार में हम बड़े सवाल यही पूछने जा रहे हैं। जिस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या इससे समाधान निकलेगा? और पहला सवाल आज 5 के प्रहार में जो हम पूछ रहे हैं वो यही है कि जनसंख्या नियंत्रण में धर्म का क्या काम है? क्यों इसको धर्म से जोड़ा जा रहा है? दूसरा बड़ा सवाल, धर्म बहाना विपक्ष को वोट बैंक दरअसल है साधना, इसलिए क्या सवाल उठाए जा रहे हैं? तीसरा बड़ा सवाल आज हम करने जा रहे हैं, देश के लिए दल की राजनीति से कब ऊपर उठेगा विपक्ष? और चौथा बड़ा सवाल आज हम पूछने जा रहे हैं कि योगी के मास्टर स्ट्रोक से क्या विपक्ष डर गया है और इसीलिए इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की क्या जरूरत है? और पांचवा बड़ा सवाल, जनसंख्या का योगी मॉडल क्या देश में होगा लागू? आज हम बड़ी डिबेट करेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। जनसंख्या पर लगाम की तैयारी, यूपी के बाद अब देश की बारी। जनसंख्या नियंत्रण में धर्म का क्या काम? योगी मॉडल को अपनाएगा देश? बढ़ती आबादी के साइड इफेक्ट सबको पता है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस पर लगाम लगाने की तैयारी की तो विपक्ष बेचैन हो गया। कोई इसे धर्म तो कोई इसे कुदरत के खिलाफ बता रहा है। पंचायत और ब्लॉक चुनावों में मुंह की खा चुका विपक्ष इसे अपनी संजीवनी मान रहा है। बच्चे कम पैदा करो फला, तो इससे पैदा कम करने से अगर ज्यादा तादाद कम हो गई और दूसरे मुल्कों से कोई झगड़ा हमारा हुआ तो हम अपने मुल्क को कैसे बचाएंगे? यही भारतीय जनता पार्टी है। जब नसबंदी का कार्यक्रम चला था तो ये लोग विरोध किए थे। यदि 70 के दशक में यदि नसबंदी को यदि उसी को आगे बढ़ाते तो आज ये जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण नीति के लाने के साथ ही देश भर में फिर से बहस शुरू हो चुकी है। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश और बिहार में जनसंख्या नियंत्रण नीति की मांग होने लगी है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति के बाद अब योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर काम शुरू कर दिया है। सरकार ने इस कानून पर जनता से सुझाव मांगे हैं, यानी साफ है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में आबादी पर कानून आने वाला है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य में इस बदलाव के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। योगी सरकार ने इसे विकास का मंत्र बताया तो विपक्ष ने इसमें भी धर्म की राजनीति खोज ली। इन सब के बीच राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का बयान साबित करता है कि देश हित के लिए दल हित को पीछे छोड़ा जा सकता है। मैं तो कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि हम दो हमारे दो। अब समय आ गया, क्योंकि ये भी 25, 30, 40 साल पहले की बात है। अब समय आ गया कि हम दो हमारे एक। यूपी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण बिल पर चर्चाओं के बीच संसद के मॉनसून सत्र में देश के लिए कानून की आवाज बुलंद होने की तैयारी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के बिल पर संसद में 6 अगस्त को चर्चा होगी। देश में जनसंख्या और संसाधन के बीच निरंतर असंतुलन बढ़ता जा रहा है और ये असंतुलन हमारे अस्तित्व के लिए, विकास की प्रक्रिया के लिए, सामाजिक स्थिरता के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। देश के संसाधनों पर आबादी का बढ़ता बोझ न किसी दल की समस्या है न जाति की, ये देश हित से जुड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल भले ही फिर से भ्रम की आंच पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिशों में जुट गए हों, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार गंभीर है और उम्मीद की जा सकती है कि इन चर्चाओं से देश के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा।
जनसंख्या नियंत्रण नीति पर धर्म की सियासत करने वालों पर करेंगे आज प्रहार। तो सवाल यह है कि आज भी जो संसाधन है वो उतनी बड़ी आबादी के लिए नाकाफी है। आज भी लोगों को ना ही सही से खाना मिल पा रहा है, रहने के लिए किस तरह से जमीन अब कम पड़ रही है, लेकिन फिर भी इसको धर्म से जोड़ दो, फिर भी इसको जाति से जोड़ दो और चुनाव से जोड़ दो, लेकिन काम कुछ मत करो। क्या ऐसे समाधान निकलेगा? और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मेरे साथ मनोज यादव भी जुड़ चुके हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। मेरे साथ इस वक्त अश्विनी उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने याचिका भी लगाई थी, इस पूरे मामले को लेकर ड्राफ्ट भी तैयार किया गया था। वरुण पुरोहित जी मेरे साथ है, लीडर है कांग्रेस से। अतिकुर रहमान जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। और मेरे साथ ठाकुर अभिषेक सोम जुड़ चुके हैं, जो लीडर है समाजवादी पार्टी के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अब वो सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाती हूँ, जिसको देखने के बाद मुझे तो डर लगता है और शायद आपको भी लगता होगा, और हर किसी घर में चर्चा भी होती है कि आखिर इतनी भीड़ आती कहां से है, इतने लोग कहां से आते हैं। देखिए ये इतनी ज्यादा आबादी बढ़ती चली जा रही है। जब आप मार्केट में जाते हैं तो लोग ही लोग नजर आते हैं। मुझे तो लगता नहीं शायद ही कोई ऐसी जगह बचती हो जहां पर भीड़ ना नजर आती हो। और क्या इसको काबू करना गलत है? क्या अभी कदम उठाना गलत है? और अगर गलत है तो फिर क्या रास्ता होना चाहिए, ये भी बता दिया जाए। मेरे साथ सृष्टि इस वक्त सीधे जुड़ चुकी है वाराणसी से, और वहां जो लोग मौजूद हैं, सृष्टि जरा मुझे इनके जरिए ही आप बताइए कि ये युवा है, ये अपना अच्छा भविष्य चाहते हैं, ये चाहते होंगे कि इनको बेहतर जिंदगी मिले, इनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो, और ऐसे में तो मुझे रास्ता एक ही नजर आता है, जनसंख्या कानून ला करके आबादी नियंत्रण की जाए। क्या इससे ये सहमत है? बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा कि इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और यहाँ के युवा हमारे साथ में, सामने काशी हिंदू विश्वविद्यालय है और कुछ लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे समझेंगे कि इस नीति को क्या धर्म और जाति से जोड़कर देखा जाना चाहिए। आप बताइए, आप युवा हैं, कॉलेज में पढ़ते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, क्या सोचते हैं आप जनसंख्या कानून के बारे में? जनसंख्या कानून जो बता रहे हैं नियम की सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी और बाकी चीज़ों से वंचित रखा जाएगा, तो हम ये कह रहे हैं कि जो पहले से ही जो भर्ती हुआ है, पहले जो कोई एग्जाम डेट नहीं आ रहा है, एग्जाम डेट आ रहा है तो एग्जाम नहीं हो। ये फैसला सही है या नहीं, आप ये बताइए कि 2 ही बच्चे वाला जो कानून लाना चाहते हैं, ये हमारे देश की बढ़ी हुई आबादी में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा पाएगा या नहीं? नहीं, ये हमें ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जो बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है, बेहतर लगता है ये कानून? बेहतर लगता है, इसलिए कानून अच्छा लगता है कि पहले कुछ समय पहले ऐसा सृष्टि, हम दो और हमारे दो, जितनी आबादी कम रहेगी उतना अच्छा बेहतर हम लोग का होगा, क्योंकि स्टूडेंटों को होगा, क्योंकि आबादी बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा, सब महंगाई बढ़ेगी। मतलब बिल्कुल, देखिए सृष्टि आपके साथ वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनकी मिलीजुली राय है। कुछ युवा इस बात को समझते हैं कि आबादी अगर कंट्रोल में होगी तभी उनकी जीविका बेहतर होगी और उन्हें संसाधनों का सही इस्तेमाल मिल पाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये कानून गलत है। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए सृष्टि बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। अश्विनी उपाध्याय जी, मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ कि आखिर ये जो पूरी एक कोशिश है, अश्विनी उपाध्याय जी और वरुण पुरोहित जी के बीच डिबेट हो। अश्विनी उपाध्याय जी, बहुत दिनों से आप भी कोशिश कर रहे हैं, आपने भी बकायदा ड्राफ्ट तैयार किया कि चलिए आगे आने वाली जो पीढ़ी है हम उसके दुश्मन ना बने, लेकिन जो लोग दुश्मन बन रहे हैं इनका इलाज क्या किया जाए? देखिए, कहावत है कि जब तक डंडे का जोर नहीं चलता लोग हेलमेट नहीं लगाते, जब तक डंडे का जोर नहीं चलता लोग, बहुत सारे लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं कानून नहीं होना चाहिए, फिर तो उनको कहना चाहिए ट्रैफिक के लिए कोई नियम नहीं होना चाहिए, हेलमेट न पहनने वालों को कोई पेनाल्टी नहीं होना चाहिए, सीट बेल्ट न पहनने वालों को कोई पेनाल्टी नहीं होना चाहिए। ये कोई बात नहीं। आप जरा समझिए, हमारे पास दुनिया की 2% जमीन है श्वेता जी, हमारा क्षेत्रफल दुनिया का, हमारी जमीन दुनिया की 2% है और पॉपुलेशन हमारी 20% हो चुकी है। कहने का मतलब 2% जमीन पे दुनिया की 20% आबादी रहती है। पानी हमारे पास 4%, पीने वाले दुनिया के 20%। आप इस समय स्थिति हो चुकी है। और स्पीड, जरा स्पीड देखिए, क्या खतरनाक स्पीड चल रही है। रूस, जिसका क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, वहां पे 10,000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। कनाडा, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 5,000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। अमेरिका, जिसका क्षेत्रफल 3 गुना ज्यादा है, वहां 11,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा हो रहे। चीन से तुलना कर लेते हैं, चीन जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां भी मात्र 44,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं, भारत में 70,000 बच्चे पैदा हो रहे। ब्राजील में 8,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे, भारत में 70,000 बच्चे पैदा हो रहे। तो अगर हम रूट का एनालिसिस करें प्रॉब्लम की, जैसा आपने कहा श्वेता पहले से ही, जल जंगल जमीन की समस्या हो, रोटी कपड़ा मकान की समस्या हो, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण की समस्या हो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की समस्या हो, बढ़ते अपराध की समस्या हो,
मजहबी उन्माद की समस्या हो, इन सभी समस्याओं का जो मूल कारण है वो जनसंख्या विस्फोट है। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार देती है, 10 करोड़ बेरोजगार और पैदा हो जाते हैं। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बना के देती है, 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाते हैं। आप जरा सोचिए, 21वीं सदी में भारत में 80 करोड़ लोग गरीब रह रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। ये सिचुएशन आ गई है, जबकि आजादी के समय हमारी जनसंख्या टोटल। बिल्कुल, आप वरुण पुरोहित जी देखिए, बात तो यहाँ पर अश्विनी उपाध्याय जी सही कह रहे हैं। आप लोग अभी भी हर एक दिन मुद्दा उठाते हैं महंगाई का, हर दिन आप ये कहते हैं कि संसाधनों की कमी है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि ये जो बिल आ रहा है, ये जो कानून आ रहा है जनसंख्या कंट्रोल को लेकर, ये गलत है। तो क्या ये आप लोगों को लगता नहीं कि जो आपके तर्क है यही गलत है? श्वेता जी, हम कभी इस चीज को नहीं बोल रहे हैं ना, हम इससे असहमत हैं। 1975 में नसबंदी की बात जो कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। परिवार नियोजन भी हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम और 5 सूत्री कार्यक्रम में हमारा प्रोग्राम था। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस नहीं। कांग्रेस ने 40-45 साल पहले ये विजन देख लिया था, जब 70 करोड़ के आसपास आबादी थी। इसलिए कांग्रेस के पे दोष, कांग्रेस तो शुरू से ये कर रही है। और जो आज विकास हुआ है देश का, अगर पॉपुलेशन आधी हो तो हर आदमी पास डबल संसाधन होगा, विकसित देश से ज्यादा हम विकसित होंगे। ये जो बिल आए हैं, इसका क्रिटिसिज्म कुछ विपक्षी पार्टी, हम नहीं कर रहे हैं, कुछ विपक्षी पार्टी जो कर रही है वो राजनीति से प्रेरित कर रही है। चुनाव है 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में, पहले लिया थे। मैं तो कह रहा हूं पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है, क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे देश के लिए लेजिस्लेशन ले आती है। और अश्विनी उपाध्याय जी की काफी बातें ठीक है, लेकिन एक बात गलत है, डंडा डंडा डंडा, लोकतंत्र में डंडा नहीं चलता है। 70 साल से जितने कानून थे उसके अनुसार देश चल रहा है। हाँ, फोर्सेबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन होगा जब ये काम होगा। तो आप नौकरी से वंचित रखोगे, आधार कार्ड से भी उसको हटा दोगे, वोटर आईडी कार्ड से हटा दोगे। ऐसे जो इसको डंडा नहीं कहते हैं, स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन कहते हैं। ऐसा आप करोगे तो आपकी सरकार भी तो राजस्थान में यही कर रही है। एक बात मुझे बताइए, क्या आपको नहीं पता कि आपके यहाँ जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है उसमें यही है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? और आपके स्वास्थ्य मंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि वो तो 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं 1 चाइल्ड पॉलिसी पर बात कर रहे हैं। और मैं कहूंगी रघु शर्मा जी की वो स्टेटमेंट सुनाइए। मुझे लगता है आप भूल गए। वरुण पुरोहित जी, आज आपकी पार्टी, आपकी सरकार और आपकी नीतियों से आपकी जो राय है वो अलग है। मैं आपको दिखाती हूँ रघु शर्मा जी ने किस तरह से कहा था। वो तो कह रहे हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं 1 चाइल्ड पॉलिसी पर आ जाइए। सुनिए जरा, आपके स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान में, सुनिए रघु शर्मा ने क्या कहा। सुनिए, भी हम ही लाए हैं। हाँ, सब कुछ आप लाए, साथ फिर भी विरोध कर रहे हैं। बड़ा विडंबना तो यही है ना। सुनिए जरा क्या कहा आपके स्वास्थ्य मंत्री ने, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने, सुनिए। मैं तो कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि हम 2 हमारे 2। अब समय आ गया, क्योंकि ये भी 25, 30, 40 साल पहले की बात है। अब समय आ गया कि हम 2 हमारे 1। और चलिए इस वक्त सीधे मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी, जो इस वक्त प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आने वाले हैं राज्यसभा में। और कोशिश है कि इसी सत्र में चर्चा भी करवाई जाए, जनसंख्या कंट्रोल बिल को लेकर के चर्चा हो इस बार राज्यसभा में। ये कोशिश राकेश सिन्हा जी की है। मेरे साथ खुद राकेश सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। राकेश सिन्हा जी, आप लोगों के पास राज्यसभा में वो स्ट्रेंथ नहीं है, दूसरा विपक्ष आपका साथ नहीं दे रहा है, कोई से कुदरत से जोड़ता है, कोई जाति से और कोई चुनाव से। तो ऐसे में ये बिल चर्चा भी हो पाएगी इस बिल पर, सर, लगता है आपको? देखिए, मैंने प्राइवेट मेंबर बिल 2019 में इंट्रोड्यूस किया था और वह इस सत्र में चर्चा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो बैलेट होता है उस बैलेट में मेरा नाम आया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो आपने सवाल उठाया है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। 2019 से पहले, यानी 1970 के दशक से लेकर 2019 तक जो पॉपुलेशन डिस्कोर्स था, यानी जनसंख्या विमर्श था, वह जाति और धर्म पर आधारित था। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि जनसंख्या का सीधा संबंध संसाधन से है। और उसकी पुष्टि इस बात से होती है, जो आपके लाखों दर्शकों का सबसे बड़ा चैनल है और इसके सभी दर्शकों को जानना चाहिए कि एक ग्लोबल हेक्टेयर होता है, जो कि एक मापदंड है हमारे संसाधन का और जनसंख्या का। उसको ग्लोबल हेक्टेयर करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कितना कंज्यूम करता है। और जो हम पूरा कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं अपने जीवन में, खाना पीना, कपड़े, जूते चप्पल, इन सब को जो उपभोग के चीज़ें होते हैं, उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो हम 212 इकोलॉजिकल ग्लोबल हेक्टेयर हम कंज्यूम करते हैं, 212। और जो कंज्यूम करते, उपभोग करते हैं, उसको पृथ्वी फिर से पैदा करती है, रीजनरेट करती है। उसकी मात्रा
0.0545 है, अर्थात दोनों का अंतर 148% है। यदि इस गति से जनसंख्या बढ़ती रही है, यह अंतर बना रहा, तो 3-4 दशकों के बाद हम संसाधन विहीन हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जो संसाधन से जनसंख्या को जोड़ा, इसलिए जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र से जो लोग इसे जोड़ते हैं वो वास्तव में इस देश के साथ आघात कर रहे हैं। मैं इसको कहता हूं संसाधन राष्ट्रवाद, यानी संसाधन को अपनी पीढ़ियों के लिए जुगा कर रखना या वर्तमान में खा पी कर समाप्त कर जाना। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी जनसंख्या नीति बहुत आवश्यक है, राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक है, और एक समान नीति सभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक लागू होना चाहिए। जी सर, आप ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अब आपको जरा सुनाती हूँ समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो किस तरीके से इसको कुदरत से जोड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसका बदला कुदरत लेगी। शफीकुर रहमान, जिनको सबसे ज्यादा आपत्ति है, तो मैं इसीलिए लगातार पूछ रही थी कि ऐसे लोगों के रहते हुए इस तरीके के जो बिल है ये क्या चर्चा का विषय बन पाएंगे, क्या कभी पास भी हो पाएंगे। मैं सर चाहूंगी कि जरा आप भी वो स्टेटमेंट सुनिएगा शफीकुर रहमान का, जो इसको जाति धर्म से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो कुदरत के खिलाफ है। बच्चे कम पैदा करो फला, तो इससे पैदा कम करने से अगर ज़्यादा तादाद कम हो गई और दूसरे मुल्कों से कोई झगड़ा हमारा हुआ तो हम अपने मुल्क को कैसे बचाएंगे। रिस्क देने वाला, तरक्की देने वाला वो है। तुम्हारे बस में कुछ नहीं है, मेरे बस में कुछ नहीं है। इसलिए कुदरत के कानून से टकराना नहीं चाहिए। तो आप उस पर पाबंदी लगा रहे हैं, आप अल्लाह के कानून से मुकाबला कर रहे हैं, टकरा रहे हैं आप। इससे आपको फायदा नहीं, नुकसान होगा। शफीकुर रहमान जी की बात तो आपने सुनी होगी राकेश सिन्हा जी, उनके मुताबिक तो आप लोग कुदरत से टकराने वाला काम कर रहे हैं। देखिए, मुसलमानों में एक ऐसा वर्ग है जो ये हकीकत है, संसाधन और जनसंख्या के ये समानुपात के ऊपर जाकर वो जनसंख्या जिहाद करना चाहता है। यह भी हकीकत है कि 1872 से इस देश में जनगणना शुरू हुई और अंग्रेजों के समय में 8 हुई, अभी तक 7 हुई है। 15 जनगणना में, सभी जनगणना में मुस्लिम जनसंख्या फर्टिलिटी रेट हमसे अधिक रही है, हिंदुओं की जनसंख्या कम रही है। यही कारण है कि 1951 में जो जनगणना हुई, हिंदू 84% थे, अब 79% हो गए, मुस्लिम 9.5 से 14.1% हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, इसका धर्म से संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन दोनों होना चाहिए। यदि आप जनसंख्या बढ़ाकर, कोई जाति, धर्म या क्षेत्र चाहता है कि जनसंख्या बढ़ाकर हम पूरे देश के संसाधन का उपभोग करते रहें, दूसरे लोग उसके कारण सफर करें, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। पूरे देश के लोग, चाहे किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, वे भारत के लोग हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत हैं। इससे इस नीति का जो विरोध करते हैं, वास्तव में वो इस नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं, इस देश के संसाधन पर, आने वाली पीढ़ियों पर आघात कर रहे हैं। विकास चाहे आप जितना कर लें, विकास की चाहे जितनी नीतियां हों, जनसंख्या यदि इस गति से आई तो अस्पताल से लेकर स्कूल कॉलेज होते हुए सड़कों तक आप भीड़ देखते रहे हैं, और हम देख रहे हैं जो लोग इसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं और आज भी मध्य में जुड़ रहे हैं, मध्ययुगीन बनकर रह रहे हैं कि अल्लाह का दिया हुआ है। तो अल्लाह से तो हम यह भी कहेंगे वो रिसोर्सेज भी साथ साथ भेज दे, बच्चों के साथ रिसोर्सेज भी आना चाहिए। बिल्कुल आपने बात तो राकेश जी बिल्कुल सही कही सर। आपने देखिए, हाँ सर, आपने सामाजिक क्षेत्रीय संतुलन की बात कही, मुझे तो लगता है यहाँ पे मानसिक संतुलन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस पूरे मुद्दे को बहुत हम लार्ज एस्पेक्ट्स पे देखेंगे तभी शायद हम समझ पाएंगे कि बैंक के सेविंग अकाउंट अगर बढ़ रहे हैं तो उसका फायदा तभी मिलेगा जब जनसंख्या कंट्रोल में होगी, वरना पैसे रखे रह जाएंगे, क्योंकि उसको इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए संसाधन ही नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने विचार रखे। और चलिए जरा मैं बताती हूँ आपको कि साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जनसंख्या वृद्धि के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। और मैं कहूंगी कि अगर शफीकुर रहमान जैसे लोग टीवी देख रहे हो तो जरा अपनी याददाश्त को ताजा करें, हो सकता है उम्र दराज हो गया और इसलिए ऐसे बयान दिए गए हो, लेकिन जनसंख्या वृद्धि वो विस्फोट है जिसको अगर काबू नहीं किया गया तो हम रहेंगे कहां। सबसे बड़ा एक देखिए, संसाधनों की भारी कमी हो जाएगी। अगर इसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती रही, रहने के लिए जमीन भी नहीं बचेगी तो क्या हवा में जाकर घर बनाएंगे, पीने का पानी भी नहीं बचेगा। अभी से ही हम देख रहे हैं किस तरह से पानी की किल्लत है, कहां से होगी खाने की आपूर्ति। एक बड़ी आबादी के लिए खाने के संसाधनों की आपूर्ति कहां से लेकर के आएंगे, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा उस आबादी को देने के लिए। और इसीलिए जरा मैं समझने की कोशिश कर रही हूं कि इन संसाधनों को किस तरीके से पूरा किया जाएगा। लव कुमार जी और अतिकुर रहमान जी, आपके साथ अब मैं डिबेट को आगे शुरू करना चाहती हूं। लव कुमार जी,
बहुत अच्छा लगता है विरोध करना, लेकिन क्या मान के चले कि सिर्फ विरोध करना है इसलिए विरोध हो रहा है, या फिर सही मायनों में ये विरोध हो रहा है जो सही है? देखिए, जनसंख्या कानून की जहां तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बिहार प्रदेश कहा है कि लोगों को अवेयर करना ज्यादा जरूरी है, और उन्होंने इस स्थिति में काम करना शुरू कर दिया है। जनसंख्या एक कोढ़ की तरह बढ़ रहा है, ये तो सब लोग मानते हैं, इसमें किसी को भी विरोध करने की जरूरत नहीं है। और कोई विरोध करता है तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि सीमित संसाधन है, संसाधन बढ़ नहीं रहे और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जहां तक बिहार कंसर्न, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब से उन्होंने सत्ता संभाला उस समय हमारा प्रजनन दर 4 था, फर्टिलिटी रेट 4 था, आज 15 सालों में घटते घटते 3 पर पहुंच गया है, और हम इस पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हमने सब समाज के सभी तबकों को जागरूक करने का काम किया है। जिस समय बिहार में बहुत असमानता थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शासन संभाला था 30 से 40% बच्चियां ही सिर्फ स्कूल जाती थी। उन्होंने साइकिल योजना का प्रारंभ किया, पोशाक योजना प्रारंभ किया, आज 10+2 पास करके। लेकिन इस बात से भी तो इनकार नहीं करेंगे ना लव कुमार जी कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में जनसंख्या कानून की जरूरत नहीं है। शायद आप लोगों के पास उतने संसाधन हैं, लेकिन आपके डिप्टी सीएम कह रही हैं कि नहीं, जरूरी है ये। और फिर आपके ही एक और पार्षद है, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, इस तरीके की चीजों पर सरकार को सोचना चाहिए। तो प्रॉब्लम तो ये है कि एक मत नहीं हो पा रहे ना। अब अगर एक मत नहीं होंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ाएंगे? शफीकुर रहमान जी, क्या राजनीति करनी है, धर्म जाति की सियासत करनी है, इसलिए इस कानून का और इस बिल का विरोध हो रहा है? जी श्वेता जी, क्योंकि आपने संसाधनों की बात की है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉपुलेशन से अच्छा कोई संसाधन नहीं होता है। आज पूरी दुनिया में अगर भारत को कोई मान्यता मिलती है, इकोनॉमिकली स्पीकिंग, अगर आप बिजनेस और कॉमर्स की बात कर रही हैं तो बिजनेस और कॉमर्स की नजरिए से भारत को इज्जत इसीलिए मिलती है दुनिया के प्लेटफॉर्म में क्योंकि भारत का पॉपुलेशन बहुत बड़ी मार्केट है। आप अगर इस मार्केट को खत्म करना चाहें, अडानी और अंबानी को कॉन्सेंट्रेट वेल्थ करके दे दें आप, तो सीधी सी बात है, संसाधन तो आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ 2 लोगों के अंदर, तो बाकी लोगों की तो मौत है ही वैसे ही। तो ये जो पॉपुलेशन की बात हो रही है, इसको अगर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुल्क के अगर देखा जाए तो बेहतर होगा, बजाय कि ये कि हिंदू और मुसलमान या किसी और चश्मे से देखा जाए। देखिए बात तो मेरी आवाज बहुत इको हो रही है, अगर ये ठीक बिल्कुल आपकी आवाज अभी क्लियर करवा रहे हैं सर। मैं चाहूंगी मनोज यादव जी और ठाकुर अभिषेक सोम जी। ठाकुर अभिषेक सोम, आपसे समझना चाहती हूँ, आपके इस सांसद हैं शफीकुर रहमान जो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की नीति आती है, कानून आती है जो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए है, तो ये कुदरत से टकराने वाली बात होगी। सहमत हैं आप बेशक अपने सांसद से? श्वेता जी, देखिए श्वेता जी, बिल्कुल आ रही हूँ सर एक मिनट मनोज जी, जरा मैं अभिषेक सोम जी से पूछ लेती हूँ। अभिषेक सोम जी, आपसे सवाल है। किया हुआ है। हाँ अभिषेक सोम बोलिए। देखिए श्वेता जी, जीवन मरण ये ईश्वर ने तय किया हुआ है। हम लोगों की हैसियत नहीं है कि हम किसी के जन्म पर रोक लगा सकें या किसी के मृत्यु पर उसकी घोषणा कर सके कि उसकी इस समय मृत्यु होने वाली है। तो ये सब ईश्वर के हाथ में है। दूसरी बात रही शफीकुर रहमान की, जनसंख्या तो अगर बढ़ेगी, अगर पूरे विश्व में अगर हम लोग जनसंख्या में इतने ताकतवर हैं, हम युवा देश हैं, यही हमारी ताकत है। रही बात हिंदुस्तान की जो सरकार है, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, इंस्टीट्यूशंस फेल हो चुके हैं, उनके समय में इंस्टीट्यूशन फेल हो चुके हैं, इसलिए ये हम लोगों को एक कल्पित बना रहे हैं। और मैं तो कहूँगा अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल को लाया जाता है तो बिल्कुल प्रलय आएगी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को भी कंस ने कितना प्रयास किया। अच्छा, ये प्रलय आएगी कैसे, मुझे ये बता दीजिए, फिर मैं जाऊंगी मनोज जी के पास। फिर भी उन्होंने, सुनिए, आप तो कह रहे हैं प्रलय आएगी, कुदरत का कहर है, मुझे बस ये प्रलय और कुदरत का फॉर्मूला बता दीजिए। मानने वाले लोग हैं। अरे मैं कह तो रही हूँ, प्रलय और कुदरत का जो कहर है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही और हमने अगर काबू नहीं किया, तो मुझे ये बताइए ना, जो आप कुदरत का कहर बता रहे हैं, रुक जाएगा? श्वेता जी, एक मिनट आ रही हूँ मनोज जी, ये कुदरत का कहर रुक जाएगा? ये जो आप लोग टीवी बैठ करके बात करते हैं कि लोग जो है वो गुमराह हो जाएं, देखिए ये ठीक नहीं है। मुझे बस आप अपना फॉर्मूला बता दीजिए, कुदरत का कहर कैसे आएगा?
अगर ये लागू हो जाता है, ठीक, तो कुदरत का कहर कैसे आएगा? देखिए, बिल्कुल बता रहे हैं। देखिए श्वेता जी, स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म को भी लेके कंस ने कितना प्रयास करा कि वो जन्म ना लेने पाए। अरे मैं तो कुदरत के कहर की बात कर रही हूँ ना, कहाँ माइथोलॉजी में चले गए? कुदरत का कहर कैसे आएगा मुझे बताइए। आप अपने सांसद शफीकुर रहमान की बोली ही बोल रहे हैं ना। अरे मुझे उस वक्त आबादी कितनी थी पता है? युग कौन सा था? अगर किसी कौन सा युग था? जन्म लेना है, मैं पूछ तो रही हूँ। अरे अगर यही तो बात हो रही है सर, आप कहिए कि मैं तो पूछ रही हूँ कुदरत का कहर कैसे आएगा ना। ईश्वर को लोग, आप सुनिए जरा, शफीकुर रहमान और आपकी बोली एक जैसी है। शफीकुर रहमान और आपकी बोली एक जैसी है। तो आज के बाद मैं कहूंगी कि आप ना ही पेट्रोल अगर महंगा होता है तो रोइएगा, खाने में अगर खाने चीजें ना मिल पाए तो मत रोइएगा, और अगर रहने के लिए जमीन ना मिल पाए तो भी मत रोइएगा, क्योंकि ये तो हमारी कुदरत की देन है ना। हाँ, फिर जब ये हो हल्ला मचता है तो इस पर भी हो हल्ला मत मचाइएगा। सुनिए, अपने सांसद की भाषा आप बोल रहे हैं, वही सांसद जो लोगों के दुश्मन बने बैठे हैं। सुनिए जरा, सुनाइए शफीकुर रहमान की वो प्रतिक्रिया। जो रूहें अल्लाह ने पैदा कर दी हैं उनका दुनिया में आना भी जरूरी है, वो तो कुदरत का कानून है। जब वो दुनिया में आनी है तो हम कितनी भी कोशिश करें कि साथ इससे 2 से ज्यादा बच्चे पैदा न किए जाएं तो हम कैसे रोक। मनोज यादव जी, मैं आपके पास काफी लेट आ रही हूँ सर, मुझे अब ये बता दीजिए, अभिषेक सोम जी टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि कुदरत का कहर आ जाएगा। अब अगर इस तरीके की मानसिकता होगी तो आपको लगता है कि ये अपनी आगे आने वाली पीढ़ी का भला कर पाएंगे इस सोच के साथ? जी देखिए श्वेता जी, राष्ट्रहित के जितने भी मुद्दे हैं उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और क्षुद्र राजनीति एकदम नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां पर टीवी चैनल पर बैठ करके इनके सांसद भी वहां से क्या क्या बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि जलजला आ जाएगा, कुदरत का कहर बरतने वाला है। लेकिन इस जो राज्य विधि आयोग के द्वारा जो ड्राफ्ट पेश किया गया है इसमें कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि 2 बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकते। उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि 2 बच्चे से ज्यादा होंगे तो उनको सब्सिडी नहीं मिलेंगी, उनको सरकारी नौकरियों में व्यवस्थाएं नहीं होगी। लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले, धर्म की राजनीति करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले, इनको केवल वो धर्म का चश्मा दिखाई देता है। और मैं एक बात कह देता हूं, ये जनसंख्या नियंत्रण बिल है, ये ईसाई जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं है, ये मुसलमान जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं है, ये बहुसंख्यक जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं है, ये जनसंख्या नियंत्रण बिल है। लेकिन इस देश के अंदर जो भी अच्छे काम होते हैं, कुछ भी काम हो उस पर कोई ये हाहाकार नहीं, अभी मैं भी समझूंगी मनोज जी, आप भी समझिएगा। जब आया तो इन्होंने हाहाकार मचाया, अभी किसान बिल आया तो अभी किसान बिल लेकर के आए तो बोले काला कानून है, काला कानून है। और नहीं मनोज जी, आप और मैं दोनों समझना चाहेंगे कि प्रलय कैसे आ जाएगी। मैं जरा कुछ और आंकड़े दिखाने जा रही हूँ मनोज जी, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ये प्रलय कैसे आएगी। देखिए अब मैं आपको अभिषेक सोम, मेरा अगला सवाल भी आप ही से होगा और मेरे साथ इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान अश्विनी उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाऊंगी कि कुदरत का कहर कैसे आएगा। आज मैं इसका फॉर्मूला समझ ही लेती हूँ और अपने दर्शकों को भी समझा देती हूँ। चलिए जरा मैं आपको बताती हूँ अभिषेक सोम, ये जो मैं चला रही हूँ ग्राफिक्स, ये आपकी जानकारी के लिए चला रही हूँ और उसके बाद मैं पूछूंगी कि अगर ये नहीं रुकता है तो फिर आबादी विस्फोट को कैसे रोकेंगे, क्योंकि आप तो कुदरत का कहर लेकर के आ रहे हैं। भारत की जनसंख्या देखिए किस तरीके से बढ़ती जा रही है, और अगर 1,38,00,000 लोगों की जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो आप कहां जाएंगे, क्या करेंगे, उन संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे? अगर पूरी अपने देश की आबादी की तुलना दुनिया से की जाए तो पूरी दुनिया की जनसंख्या का करीब 18% है भारत की आबादी हर 10 साल में 17.64% की दर से बढ़ रही है और इसी को रोकना है। दुनिया की कुल भूमि 2.4% जमीन ही भारत में है, और आप इस जमीन को कैसे बढ़ाएंगे? 4% पीने का पानी ही उपलब्ध है, इस पानी को कैसे बढ़ाएंगे? 2.4% वन क्षेत्र ही भारत में उपलब्ध है, कैसे वन संपदा को आगे बढ़ाएंगे अगर नहीं रोक पाए इस आबादी को? जरा मैं समझना चाहती हूं अभिषेक सोम जी, आपसे मैं क्विक रिएक्शन चाहती हूं और मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जी भी है। अभिषेक सोम प्लीज सर, डिबेट चल रही है, मजाक नहीं चल रहा है, बहुत सीरियस तरीके से बात करिएगा। शफीकुर रहमान भले ही ना समझते हो, उम्रदराज इंसान है, आपके सांसद हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि कुदरत का कहर आएगा? वो फॉर्मूला मुझे बताइए, वो मुझे फॉर्मूला बताइए ना, मुझे वो फॉर्मूला बताइए आप। ना ना ना, ये कुदरत का कहर वाला फॉर्मूला बताइए। बीजेपी को छोड़िए सर, बीजेपी में डील करेगी। अरे आपने
बोला कुदरत का कहर। अश्विनी जी जवाब नहीं दे पा रहे, कुदरत का कहर कैसे आएगा? अश्विनी उपाध्याय जी बताइए जरा, रोकिए कुदरत का कहर सर, रोकिए कुदरत का कहर। मैं तो कहूंगा प्रलय आएगी, मैं तो कहूंगा श्वेता जी प्रलय आएगी। अब प्रलय भी ले आइए सर, रोक दीजिए अश्विनी जी, कहीं टीवी में प्रलय ना ले आए बाहर निकल के। अश्विनी जी, अश्विनी जी, अभी तो चाइना ने हमारी देश की जमीन पर कब्जा करा है, हम उसको वापिस नहीं ले पाए, और जनसंख्या अगर चली गई, युवा शक्ति खत्म हो गई, तो पता नहीं क्या होगा। हमारा दुश्मन मुल्क हमारे घरों के अंदर घुस जाएंगे। इस्लाम तो अभी 1400 साल पहले शुरू हुआ, इस्लाम तो अभी केवल 1400 साल पहले शुरू हुआ। अब के 1 लाख वर्ष पहले भगवान राम हुए थे, और भगवान राम ने सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू किया था। हम दो, हमारे दो, सबके दो, और जनता को स्पष्ट संदेश देने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों के 2-2 बच्चे हैं। भगवान राम के पहले तक बहुविवाह होता था। भगवान राम ने कहा नहीं, सब लोग एक पति एक पत्नी का नियम फॉलो करेंगे, इसलिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के एक विवाह हुआ। क्या बात कर रहे हो आप? कुदरत के कहर की बात कर रहे हो, और कुदरत का कहर और जलजला ये कहां से समझ में नहीं आ रहा। नमूने लेके चले आते हैं। अरे यही कह रहे थे रूहें आएंगी, रूहें आएंगी, समझ में नहीं आ रहा है। रूहें चाइना क्यों नहीं चली जा रही है? ये रूहें अमेरिका क्यों नहीं चली जा रही है? ये सारी रूहें भारत में क्यों आ रही? भाई अल्लाह केवल भारत में ही रहता है क्या? अल्लाह का एरिया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका, चाइना। अतिकुर रहमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वहां डरती है। अतिकुर रहमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी जरा मैं सुन लेती हूँ। अतिकुर रहमान जी बोलिए, क्योंकि टीवी पर कहर की बात तो कह ही चुके अभिषेक सोम, मुझे लगता है शो खत्म होते होते तक कहर ना ले। जी अगर ये बात बता रहे थे तो उनको मैं बताना चाहूंगा, भगवान राम का नाम ना बदनाम करें। हमेशा से आप मशहूर हैं बीजेपी वाले, भगवान राम को अच्छी तरह से आप बदनाम कर चुके हैं, जो कि कामयाब नहीं हुए। लेकिन कभी भी यहाँ पर श्वेता जी हमको राम मंदिर के वक्त में ये कहा गया, कुरान के बारे में नहीं, आपके बीच में नहीं बोला जनाब। मैं आपको बता रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है, वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है। भगवान राम ने शुरू किया था एक पति एक पत्नी का नियम, और हम अश्विनी जी बोल लेने दीजिए जरा अतिकुर रहमान जी को। मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे माइथोलॉजिकल कहानियों को मत बताइए सर, क्योंकि वक्त की जरूरत और वक्त के मुताबिक एक सोच होती है, वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तर्क बहुत बड़े हो सकते हैं। अतिकुर रहमान जी मैं यही समझना चाहती हूँ, जो अभिषेक सोम ने अभी टीवी पर बैठ के बोला है कि कुदरत का कहर आ जाएगा, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ की भाषा है और ये कहाँ की सोच है। पढ़ा लिखा वर्ग मुझे तो लगता नहीं इस तरीके की सोच रखता होगा। कुदरत का कहर, श्वेता जी अगर ये जनसंख्या, एक मिनट अश्विनी जी, एक मिनट अतिकुर रहमान जी को बोल लेने दीजिएगा। कुदरत का कहर जरूर, बिल्कुल सर मैं समझ रही हूँ फॉर्मूला अभिषेक जी के से अभी मैं जाते जाते जरूर पूछूंगी। बोलिए अतिकुर रहमान जी। जी फैक्ट पे बात करते हैं, माइथोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है। 50% बहुत इको हो रहा है श्वेता जी, बहुत इको हो रहा है। 50% यूपी के जो बीजेपी एमएलए हैं उनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं। अब ये भगवान राम की दुहाई देने वाले हमको बताएं कि किसके राह पे चल रहे हैं, ये भगवान राम की राह पे चल रहे हैं या रावण जो के बहुमत सिरों वाला था उसकी राह पे चल रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं श्वेता जी, प्रलय कैसे आएगा, कहर कैसे आएगा? जिस देश की महिलाओं के ऊपर भार डाला जाएगा, क्योंकि यूपी के अंदर जो समझदारी का दर है, जो डेवलपमेंटल इंडाइसिस हैं, वो सबसे ज्यादा भारत में लो हैं। बच्चे पैदा करने का जो बोझ है वो महिला पे पड़ता है, आदमी पे नहीं पड़ता है। आपको इतनी अकल नहीं है अश्विनी उपाध्याय जी कि यहाँ पर आप महिलाओं को शोषण करने की तैयारी कर रहे हैं। महिलाओं के जीवन में समस्याएं आती है, तो आखिर ये आप लोग बच्चे ज्यादा पैदा करने के लिए क्यों बोल रहे हैं जी? जब आपको पता है महिलाओं को उत्पीड़न होता है, महिलाओं के शरीर पर नुकसान होता है, उनके स्वास्थ्य पर होते हैं, जब उनके शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। कब देंगे देश को? आप संसाधन की बात कर रहे हैं। अच्छा अतिकुर रहमान जी, अतिकुर रहमान जी, जैसे लिबरल के लोग तभी आपको वोट बैंक का नहीं, मुझे ऐसा लगता है मनोज यादव जी आप सीधा पूछिए ना अतिकुर रहमान से। अतिकुर रहमान से सीधा पूछिए कि क्या ये गारंटी लेते हैं कि अगर जनसंख्या इसी हिसाब से बढ़ती रही तो देश में संसाधन भी उपलब्ध हो जाएंगे इसी रेशियो से?
और मेरे साथ इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी जुड़ चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से, और वो भी प्राइवेट मेंबर बिल लाने जा रहे हैं जनसंख्या कंट्रोल को लेकर के। सर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे जल्दी सर बता दीजिए कि इस बिल को आप लोग कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि राज्यसभा में आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, चर्चा कैसे आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो तो इसे कुदरत का कहर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कुदरत से टकराने वाली बात है, तो कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएंगे? मेरा प्राइवेट मेंबर भी यूनिफॉर्म सिर्फ है, जो मैं 23 तारीख को इंटरव्यू कर लिया, और जब ये जो ज्वलंत मुद्दा पॉपुलेशन कंट्रोल है एक तरह से एक्सपोज हो रहा है सामने, स्थिति बदलिए, बाकी जो चाहता बदलिए, हम सब अपने इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल मामला करना बहुत जरूरी है, और इसमें कोई खिलाफ नहीं है। सर मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, कुछ ऑडियो में इशू है सर, मैं फिर से आपके पास जुड़ूंगी, और एक बार मैं फिर से जरा चली जाती हूँ मनोज यादव जी और अभिषेक सोम जी। अभिषेक सोम जी मैं आपसे जवाब ले रही हूँ, उसके बाद मुझे वरुण पुरोहित जी के पास जाना है, लेकिन अपने जवाब बहुत छोटे रखिएगा, वक्त कम है। अभिषेक सोम जी, मैं सीधा एक ही वही सवाल करूंगी जो टीवी पर बैठ करके अभी आपने बात की है अज्ञानता की, कि कहर आएगा, कुदरत का कहर आएगा, टकराओगे अगर आप इससे, वो फॉर्मूला क्या जरा बताइएगा। देखिए श्वेता जी वोट बैंक का एक मिनट आ रहे सर, अभिषेक जी के पास मैंने क्वेश्चन पूछा है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट को लाया जाता है और इस जनसंख्या नियंत्रण बिल को लाया जाता है तो ये युवा शक्ति खत्म हो जाएगी और जितने भी दुश्मन देश हैं वो हम पर हावी हो जाएंगे। आज देख लीजिए संसाधनों की जो कमी है, ये इंस्टीट्यूशन फेल हो चुके हैं, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी थी, ये अपनी नाकामयाबियों को हमारी देश की जनता पर थोप रहे हैं। और जिस बच्चे को जन्म लेना है या जिस मेरे पास वक्त कम है लव कुमार जी, मैं चाहूंगी मनोज यादव जी जल्दी से 20 सेकंड में सर जवाब दे दीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए मनोज जी। हमारे अगर 2 से ज्यादा भी आप बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई बाध्यता नहीं है। बिल्कुल, वरुण पुरोहित जी को लीजिए इसके बाद जल्द से जल्द सर 10 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए। बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। वरुण पुरोहित जी 10 सेकंड में सर अपनी बात पूरी करिए। क्या कल्याणकारी श्वेता जी सब्सिडी का सारे श्वेता जी 2 बात है इसमें, एक मिनट मनोज जी आप चुप, दूसरे को बोलने दिया करो। आप में 2 बातें हैं, पहला तो इंदिरा गांधी के 1975 के शासन में नसबंदी परिवार नियोजन लागू किया, उसका ये लोग विरोध करते थे, आज उसी का समर्थन कर रहे हैं। चलिए आप लोग अपनी क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन मैं अगली बार यही कहूंगी अभिषेक सोम जी जब टीवी पर आइएगा ना तो ये मान के चलिएगा कि समाज का हर वर्ग आपको देखता है, तो कम से कम जो बयान देते हैं ना उसकी संजीदगी को समझिएगा। ये कुदरत का कहर और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, ये सब मत कहिएगा अगली बार सर, अच्छा नहीं लगता सुनने में भी। आपका अपना स्टेटमेंट हो सकता है लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है और इस मामले को उतनी ही गंभीरता के साथ डील भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 के प्रहार मेरे साथ आप सभी जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।